लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो 4 टाइप्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। उसके अलावा 3 और थे, वो कौन से थे? दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 थे टोटल। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लास्ट लेक्चर में ये तो ख़त्म हो गया था। अब इस लेक्चर में इन 2 टॉपिक को आज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों बारे में पढ़ना है कि क्या होते हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में बोलते हैं, मतलब हो गया क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक का बढ़ना। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, इसका डिफिनीशन है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इसका डिफिनीशन अब यहाँ पे समझाते हैं फिगर के थ्रू। जैसे ये लिक्विड है और ये क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा किसी भी टेम्परेचर पे। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो होता है, मान लीजिए 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब इसको किसी टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं, गर्म करें तो वेपर बना, और वेपर क्या लगाएगा? वेपर प्रेशर लगाएगा। अब क्या करेंगे? इसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब भी वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाए 1 atm के बराबर होगा, तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन हो सकता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में से बोल सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उस ताप को बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। तो सबसे पहले तो क्वथनांक हो गया, ये होता है। अब हमें जानना है कि क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब इसको मैं ग्राफ से समझेंगे कि जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ बना दिए इधर की तरफ टेम्परेचर और इधर की तरफ बना देते हैं वेपर प्रेशर। और सबसे पहले बनाएंगे एक हो जाएगा सॉल्वेंट मतलब प्योर, सॉल्वेंट हो गया, प्योर हो गया, एक इसके लिए बनाना है और दूसरा बनाना है हमको सॉल्यूशन के लिए। इन 2 के लिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो अगर जब सॉल्वेंट के लिए बनाते हैं, जब सॉल्वेंट प्योर है तो किसी भी टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन के लिए कम होता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल आ गया। तो ये पिछले सेक्शन में बता चुके हैं कि इसके लिए वेपर कम बनेगा और इसके लिए वेपर ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ बन गया ऐसा कि टेम्परेचर बढ़ाते गए इधर से तो वेपर भी बढ़ता गया, और ये किसके लिए है? ये है सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। और दूसरा ग्राफ बनाते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए जो भी वेपर प्रेशर आएगा, सेम इसी टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इसी टेम्परेचर पे जो अगर सॉल्यूशन का ग्राफ बनाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर कम बनेगा सेम टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ जो आएगा ऐसा आएगा। तो ये हो जाता है सॉल्यूशन का ग्राफ।
अब ये दोनों टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहा है। अब हमें ये देखना है कि जिस टेम्परेचर पे जो ये वेपर प्रेशर है, जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm। तो यहाँ पे इस पे मान लेते हैं यहाँ पर है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस समय कब बराबर होता है, जैसे इसका देखेंगे तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे दोनों मिल रहा है, इसे यहाँ नीचे बढ़ा दिए ऐसे, तो ये हो जाएगा TB0, क्योंकि ये सॉल्वेंट के लिए है और सॉल्वेंट के लिए प्योर होता है। ठीक है, दूसरा देखें यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन में क्या है, इसमें मतलब सॉल्यूट मिला दिए, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिए तो हो गया सोल्यूशन। अब इसका देखना है कि इसका वेपर प्रेशर कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो रहा है, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे इस पॉइंट पे बना और इससे फिर नीचे बना देंगे, तो ये पॉइंट आया, ये हो जाएगा TB। तो TB और TB0 ये दोनों क्या है, ये है वेपर, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा के लिखते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक है TB और एक है TB0। तो TB को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और इसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हो गई। अब अगला क्या निकालना हमें, अगला निकालना है चेंजेज। तो अगला है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज हुआ, तो चेंज का मतलब यही डिफरेंस निकालना है। तो इस डिफरेंस में हमेशा में क्या करना है कि अधिक में से कम को घटाना है। तो इसमें करेंगे TB माइनस T0B, ये हो गया चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को ही लिख सकते हैं डेल्टा TB से। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB से लिखेंगे। और इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ये चीज़ सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और इसका फार्मूला होता है TB माइनस TB0। ठीक है, अब देखना ये है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करेगा इसके कंसंट्रेशन पे, जो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल मिला रहे हैं उसके कंसंट्रेशन पे। तो इसको डेल्टा TB डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है मोलैलिटी के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और मोलैलिटी का जो सिंबल होता है स्मॉल m होता है। तो डेल्टा TB डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल m के। ठीक है, अब ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे KB, वो कांस्टेंट हो गया, और m। तो ये एक फार्मूला हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये फार्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू KB और स्मॉल m। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ था। अब आगे जो स्मॉल m है, जो ये स्मॉल m है, मोलैलिटी जो है। ठीक है, तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, तो मोलैलिटी के लिए फार्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे की तरफ लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर किलोग्राम में है तो ऐसे रख देंगे, अगर ग्राम में रखते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम किलोग्राम में ही रख देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के लिए होता है वेट बाय मोलर मास। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं वेट के लिए W/m, ये हो गया वेट, ये हो गया मोलर मास के लिए हो गया फार्मूला। और ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के लिए 2 लगाते हैं, ये पहले बता चुके हैं। और नीचे मास लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास के लिए फिर W लिखेंगे, W1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मोलैलिटी का फार्मूला, ये हो जाएगा। अब इस फार्मूले को इस फार्मूले पे पुट कर देंगे, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB और स्मॉल m था, इसी को अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, स्मॉल m की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा KB W2 डिवाइड बाई M2 W1। तो यहाँ पे जो M2 है ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसका फार्मूला एक और हम लिख सकते हैं कि इसको हम इधर ले गए, तो M2 इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा KB W2 डिवाइड बाई डेल्टा TB और W1। तो ये फार्मूला आ गया। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जो इसमें ये W है, ये किस में है, किलोग्राम में है। और अगर इसे ग्राम में करेंगे, इसको अगर हम यहाँ पे ग्राम में रख देते हैं, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाता है।
और यहाँ मल्टीप्लाई तो 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, और यहाँ पे भी फिर 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कि अगर हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर हमें निकालना है तो ये फार्मूला लिखते हैं। तो हमें इस फार्मूला याद रखना, हमें ये फार्मूला याद रखना है, इसको और इसको, क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादा सिंपल है। इस फार्मूले से ये फार्मूला आप कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो Kb है, जो कांस्टेंट यहाँ पे Kb आ रहा था, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो Kb है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका फार्मूला ये होता है। चाहे ये फार्मूला याद करें चाहे ये फार्मूला याद करें, लेकिन सिंपल फार्मूला याद करना है तो ये फार्मूला सबसे सिंपल होता है, इसको याद कर सकते हैं। और साथ में जो Tb है, डेल्टा Tb को हम ये भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे हो गया डेल्टा Tb। तो इसी फार्मूले में एक और सकता है Tb माइनस Tb नॉट इक्वल टू Kb, और m की जगह ये वैल्यू W2 डिवाइड बाई M2 W1 इंटू 1000। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक है, यानी मोलर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया। अब अगला पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगला टॉपिक है तीसरा, ये सेकंड था, ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, और तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब अगला उस टॉपिक को पढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगला टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको भी समझने के पहले हमें पढ़ना ये पड़ेगा, समझना ये पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो हमें सबसे पहले जानना है फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन होता है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के अगर बराबर होता है तो जिस टेम्परेचर पे होता है उसी टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या होगा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं कि वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर ठोस का वाष्पदाब द्रव के वाष्पदाब के बराबर होता है, तो उस टेम्परेचर को, उस ताप को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, एक टाइप का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब इसका भी समझने के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं इसके लिए भी। ठीक है, तो इसका ग्राफ इसको मिटा के यही बना देते हैं नीचे ही, वापस इधर की तरफ रहेगा टेम्परेचर और इधर लिख देंगे वेपर प्रेशर। अब हमें दो ग्राफ बनाना है, एक बनाना है सॉलिड के लिए और दूसरा बनाना है लिक्विड के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लेते हैं सॉलिड, तो सॉलिड जो होता है उसका वेपर ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, सॉलिड का जो होता है उसका वेपर भी बनता है, लेकिन बहुत कम वेपर बनता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाएंगे इसका जो वेपर बनेगा बहुत ही कम बनेगा। ठीक है, तो इसमें चेंज इन वेपर बहुत कम होता है। तो इसका अगर हम, तो अगर सॉलिड का अब हमें सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो अब हमें सॉलिड का और लिक्विड के वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं, इधर की तरफ हो गया टेम्परेचर और इधर की तरफ हो जाएगा वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे एक ग्राफ पहले बताते हैं, यहाँ पे हो गया सॉलिड। तो अगर सॉलिड का जो वेपर प्रेशर बनेगा, तो पहली चीज़ तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड भी वेपर बनाता है लेकिन बहुत ही कम वेपर बनाता है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, और अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो वेपर में ये बहुत तेज़ी से घटता है वेपर भी इसका। तो अगर वेपर तेज़ी से घट रहा है, वेपर कम बन रहा है, तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा सॉलिड का वो भी होगा बहुत ही कम। तो इसका टेम्परेचर साथ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ये ग्राफ हो गया किसका, सॉलिड का। अब दूसरी बात करते हैं लिक्विड की। तो अगर लिक्विड लेते हैं यहाँ पे, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा बनाता है वेपर,
और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर घटाने पर, टेम्परेचर से घट रहा है तो टेम्परेचर घटाने पर इसका ज़्यादा तेज़ी से वेपर घटता है, लेकिन इसका भी घटेगा, लेकिन इसके कंपेयर में ये धीरे धीरे घटेगा। इसका ज़्यादा तेज़ी से वेपर से घटता है क्योंकि वेपर कम बनाता है। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे, इस दूसरे क्लास बनाते हैं लिक्विड के लिए। तो लिक्विड के लिए जो ग्राफ बना ऐसा बना, ये बन गया लिक्विड का ग्राफ, ठीक है। ये है लिक्विड, और लिक्विड भी कौन सा है, प्योर है, इसको लिख सकते हैं सॉल्वेंट। तो इसका ग्राफ ऐसा बन गया। तो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे दोनों काट रहे हैं, ये पॉइंट हो गया, इसी पॉइंट को बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है लिखते हैं TF0, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट की बात की है। अब एक और ग्राफ बनाना है, जिसमें बनाना है हमको सोल्यूशन का, कि जब लिक्विड में सोल्यूट मिला दिए, सोल्यूशन बन गया, तो उसका ग्राफ हमें वापस बनाना है इसमें। तो उसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें सोल्यूट भी मिला दिए, तो सोल्यूट मिलाने पे जो वेपर बनता है वो कम बनता है, सेम टेम्परेचर पे ही, और कम वेपर बनेगा। तो उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये अगर ग्राफ है किसी भी टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट का, अगर ग्राफ यहाँ से आ रहा है तो मतलब इसका वेपर ज़्यादा बना, ग्राफ कहीं नहीं, तो सोल्यूशन में वेपर कम बनेगा, और वेपर कम बना तो इसका जो है वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसके लिए सेम टेम्परेचर पे ही बात करेंगे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहीं यहाँ से बनेगा। तो अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन का सेम टेम्परेचर पे ही कम वेपर बनता है, और कम वेपर बना तो वेपर प्रेशर भी उसका कम होगा। तो सेम यहाँ पे इसी टेम्परेचर पे बात करते हैं, सेम टेम्परेचर पे ही, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर पे जो सोल्यूशन की बात करें तो वेपर उसका कहीं नीचे होगा, नीचे बनेगा। इसका वेपर ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसका वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, और इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कम होगा तो कहीं नीचे से यहाँ बना, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये बन गया ग्राफ। तब ये सॉलिड का, इसको नीचे बढ़ाते हैं ऐसे। तो अब ये जिस पॉइंट पे काटा, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट हो जाएगा किसका, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका है, ये सोल्यूशन का है। तो ये दो फ्रीजिंग पॉइंट आया। ये वाला पॉइंट जो है ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और ये वाला जो है किसके लिए है, ये तुम्हारा सोल्यूशन के लिए, ये है सोल्यूशन का। तो ये सोल्यूशन का बन गया, ठीक है। तो अब इसमें इसको मिटाते हैं। इस ग्राफ को एक बार और समझा देते हैं। इस ग्राफ में क्या है, इधर की तरफ है वेपर प्रेशर, यहाँ पर है वेपर प्रेशर, और यहाँ पर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे घटता जाएगा उस तरह से वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। जो सॉलिड होता है, साइड का वेपर प्रेशर कम बनता है, और बहुत तेज़ी से कम होता है, बहुत इसलिए धीरे से ऐसे ज़्यादा तेज़ी से, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऐसे नीचे गिर रहा है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो धीरे धीरे वो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, तो उसका ऐसे ग्राफ बना। अब अगर प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर, उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, लेकिन सोल्यूशन का वेपर कम बनेगा, तो इसलिए इसका ये डिफरेंस है। और जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर जिस पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। यहाँ लिखा हुआ है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो ये पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। सोल्यूशन की बात करें तो ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि जो ये TB है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो T0F है, T0F, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर प्योर सॉल्वेंट। और दूसरा है TF है, यह है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही निकालेंगे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर भी अधिक में से कम को घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें से अधिक कौन सा है, T0F में से ये घटा देंगे, तो इसका हो जाएगा फार्मूला TF0 माइनस TF, और इसको लिख देंगे डेल्टा TF से। तो डेल्टा TF हो जाएगा TF0 माइनस TF, ये हो गया फार्मूला। और इसी को बोल देंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर घट गया, क्योंकि टेम्परेचर प्योर से अगर सोल्यूशन में जा रहे हो टेम्परेचर घटा, और टेम्परेचर घट रहा है इसलिए इसको डिप्रेशन बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, टेम्परेचर बढ़ जा रहा था इसलिए उसको एलिवेशन बोलते हैं। तो इसको बोल देंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, और इसका फार्मूला T0F माइनस TF। अब इस ग्राफ को मिटा के आगे पढ़ाते हैं इसमें।
अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, तो इसमें लिख देंगे डेल्टा टी एफ, और ये भी डिपेंड करेगा मोललिटी पे, तो इसका फार्मूला डेल्टा टी एफ, और ये हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को लिखेंगे के एफ, और ये हो गया स्मॉल एम। के एफ को बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, के एफ को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और जो पहले वाले में था के बी था, के बी को बोलते थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, के बी था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, और यहाँ पे जो के एफ आ रहा है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, तो इसको मिटा देते हैं कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया। इसका फार्मूला पहले बताए थे अभी, तो इसका होता है वेट लिख देंगे डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट और इनटू 1000, क्योंकि वो ग्राम में रखेंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ का। अब यहाँ पे इसका, यहाँ पे सेम M2 का फार्मूला चाहिए, इधर रख दे, और ये यहाँ चला गया, तो W2 ये होता है के एफ W2, ये नीचे आ गया डेल्टा टी एफ, और ये नीचे का यहीं रह गया ये, और इनटू 1000, तो ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। आपको दो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया गया, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीन आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गए, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बचा हुआ है। अब जो के बी और के एफ है, के बी और के एफ जो है, यह इसमें से हमेशा जो के बी की वैल्यू होती है वो कम होता है के एफ से, यह है ऑलवेज, हमेशा जो है एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी के बी से, ठीक है। और अगर वाटर की बात करते हैं तो सारे जितने भी सॉल्वेंट होते हैं, हर सॉल्वेंट के लिए के एफ और के बी की वैल्यू फिक्स होती है। तो जैसे वाटर का है, तो वाटर के लिए जो के बी की वैल्यू होगी वो होता है 0.52, और जो के एफ होता है वाटर के लिए ही ये होता है 1.86। अब हमें इसका जानना है यूनिट क्या होता है इन दोनों का, तो यूनिट के लिए वापस फार्मूले पे जाएंगे, डेल्टा टी बी के बी और एम, ये फार्मूला होता है, और दूसरा फार्मूला डेल्टा टी एफ, दूसरा फार्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ और एम। अब हमें इसका यूनिट्स निकालना है कि यूनिट क्या होता है। इसका पहले फार्मूला वापस ऐसे लिखते हैं, ये हो गया और ये नीचे चला गया, तो डेल्टा टी बी और डिवाइड बाई एम, ठीक है। और जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल पर किलोग्राम, या फिर ग्राम हो सकता है, ग्राम में लिख देते हैं मोल पर ग्राम, ठीक। तो ये मोल पर ग्राम यहाँ लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका जो होगा यूनिट होगा केल्विन टेम्परेचर का, और इसके लिखते हैं मोल, तो मोल है नीचे, ये नीचे और ग्राम ऊपर, तो मोल पे हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा ग्राम, ठीक है। इसका फार्मूला भी सेम इसी तरह आएगा, के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई एम। इसको लिख सकते हैं केल्विन के, और इसको लिख सकते हैं वही मोल पर ग्राम, तो नीचे मोल ऊपर ग्राम, ठीक है। तो पहले ग्राम को लिख देते हैं, फिर मोल पर -1, तो दोनों की जो यूनिट है वो दोनों यूनिट क्या होगी, सेम यूनिट होगी, ठीक है। अब इस पे आपको न्यूमेरिकल करा देते हैं, जो एनसीईआरटी किताब का ही है। तो यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल किताब का ही है, एनसीईआरटी किताब का एग्जाम्पल 2.7। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 18 ग्राम ग्लूकोज है, 18 ग्राम ग्लूकोज लिया गया है, और इसको डिजॉल्व किया गया है कितना, 1 किलोग्राम वाटर में। 1 किलोग्राम वाटर में इसको अगर डिजॉल्व किया जाता है तो व्हाट विल द टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर पूछा हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बॉयल, बॉयल होता है मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा है सोल्यूशन का, और प्रेशर दे दिया है 1.013, इतने बार प्रेशर पे होता है। के बी की वैल्यू दे दिया है 0.52 यूनिट में भी दिया हुआ है किलोग्राम मोल, ये होता है, ठीक है। अब इसको हमको निकालना है, तो निकालने के लिए सेम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और स्मॉल एम, ठीक है।
तो स्मॉल m क्या है, मोलरिटी है, तो मोलरिटी पहले निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं मोल और नीचे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे इसको किलोग्राम में रखेंगे। किलोग्राम में क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ यूनिट जो है इसमें किलोग्राम में दिया हुआ है। तो मोल कैसे निकलेगा, मोल का लिख सकता है मास बटे मोलर मास। मास है 18 और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर मास 180 आता है। तो मोल लिखेंगे 18 डिवाइड बाई 180 और इसका मास दिया है 1 किलोग्राम, लिख देंगे 1, तो इसकी पूरी वैल्यू आ गई 0.1। और इसमें लगा देंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी की वैल्यू है, के बी की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.52 और m की वैल्यू आया है 0.1। तो टोटल चेंज इन टेम्परेचर या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 0.052। तो हमें डेल्टा टी निकल गया। अब हमें निकालना है टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा, अब हमें पता है कि डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है, तो ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हमें ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू पता है कितना है 0.052, यहाँ पे कैलकुलेटेड है। ये वैल्यू निकालना है टी बी, और हमें ये पता है कि जो वाटर है, क्योंकि दूसरा वाटर है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री टेम्परेचर होता है। और इसको अगर हम कैल्विन बदलते हैं तो कैल्विन में अगर बदलना चाहें तो 273.15 इसमें जोड़ देंगे, इतना कैल्विन हो गया। तो ये हो गया -373.15। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा। तो टी बी इक्वल टू 373.15 प्लस 0.052 और इसमें जोड़ देंगे 0.052, तो हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 2 डिवाइड 0.373 इतना केल्विन। तो अब जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हो जाएगा 373.202 केल्विन। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये था 2.7। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं 2.10, एनसीईआरटी का ही है एग्जाम्पल ही 2.10। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूट। तो सॉल्यूट दे दिया है 1 ग्राम है और इसको बेंजीन में डिजॉल्व किया जाता है, बेंजीन। तो बेंजीन कितना लिया है 50 ग्राम। यह है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भी पता चल गया हमको, सॉल्यूट भी पता चल गया, और साथ में क्या दिया हुआ है लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब डेल्टा टी एफ दे दिया है 0.40 केल्विन, ये भी पता चल गया, ये भी दिया हुआ है। के एफ की वैल्यू भी दी गई है 5.12 किलो 5.12 कैलोरी किलो पर मोल। अब हमें पता करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला था, निकाल लेते हैं इस पे। फार्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ और एम स्मॉल एम, और एम को लिख सकते हैं क्या चीज़ मोल डिवाइड बाई मोल को लिख सकते हैं W2 डिवाइड बाई M2, और इसका यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया साथ में के एफ और ये हो गया डेल्टा टी एफ। अब हमें ये वैल्यू निकालना है, बाकी वैल्यू दी गई हैं। तो इस फार्मूले को दोबारा यहाँ लिखते हैं, m को यहाँ लिख देते हैं M2 इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, ये सब नीचे आ गया, तो W2 डिवाइड बाई M1 डेल्टा TF और ऊपर की तरफ KF। टोटल ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूले में निकाल देंगे हम। अब सारी वैल्यू लिख देते हैं। जो KF है ये दिया हुआ है 5.12, W2 वेट सॉल्यूट का कितना है 1 ग्राम, 1 हो गया। अब डेल्टा TF ये दिया हुआ है 0.40 इंटू मास
मास ऑफ सॉल्वेंट ये दिया हुआ है 50 ग्राम, और अगर ये ग्राम में दिया है तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, हमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। तो ये फार्मूला ये था आपका किताब का 2.10। आज के लिए बस